हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एम विद के सर पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इंटरमीडिएट भौतिकी का खंड खा अर्थात भाग 2 पढ़ेंगे। इस भाग 2 के अंतर्गत जो प्रथम इकाई है प्रकाशिकी, आज हम प्रकाशिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में या हाई स्कूल वाले जो छात्र हैं उन्होंने प्रकाश का जो परावर्तन चैप्टर है उसमें प्रकाश और प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रकाश का एक जो दूसरा गुण होता है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहली बात हम शुरुआत करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की, कि जैसे हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको हम देखते हैं और महसूस करते हैं। जैसे रात में तारों का टिमटिमाना, तालाब का अपेक्षाकृत कम गहरा दिखाई देना, ये सब घटनाएं हम देखते हैं और इनको जानने की हमारे अंदर जिज्ञासा होती है कि इसका कारण क्या है, कि रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तालाब अपेक्षाकृत गहरा क्यों दिखाई देता है। तो ये सब जो घटनाएं हैं हमारी प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त कुछ घटनाएं होती हैं जैसे कांच की दरार का चमकना, हीरे का चमकना, ठीक है, और रेगिस्तान में मरीचिका की घटना, या कभी कभी जब हम देखते हैं गर्मियों के मौसम में हम कोई यात्रा कर रहे होते हैं, उस यात्रा के दौरान जब दोपहर के समय हम सड़क पर चलते हैं तो हमें सड़क पर दूर जो होता है ऐसा एहसास होता है कि इस पर जो है जल का भराव है। दूर से हमें महसूस होता है कि जो सड़क है उस पर जल का भराव है। तो ये क्या है, मरीचिका होती है, अर्थात इसे हम रेगिस्तान में मरीचिका की घटना कहते हैं। तो ये जो है हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन का कारण क्या होता है, और माध्यम तथा माध्यमों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो शुरुआत हम करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की। तो देखिए, जैसे हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, तो जो परावर्तन होता था, परावर्तन मुख्यतः एक ही माध्यम में होता है, परावर्तन के लिए एक ही माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन जो हमारा अपवर्तन होता है, अपवर्तन की घटना कब होगी, जब कम से कम 2 माध्यम होंगे, और दोनों माध्यम कैसे होंगे, पारदर्शी माध्यम होंगे। कैसे होंगे, पारदर्शी माध्यम। तो सबसे पहली बात होती है अपवर्तन के लिए माध्यम कम से कम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए। पारदर्शी का मतलब जिसमें हम आर पार देख सकते हैं। ठीक, तो अपवर्तन क्या होता है, अगर हम बात करेंगे भाई प्रकाश के अपवर्तन की, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, उसके बाद आप अगर कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जब प्रकाश किरण हमारी होती है, हमने बताया भी आपको कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश के अपवर्तन के लिए कम से कम कितने माध्यम होने चाहिए, 2 माध्यम होने चाहिए। ठीक है, जब प्रकाश हमारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो प्रकाश का वेग, दिशा तथा तरंग दैर्ध्य क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश का वेग बदल जाएगा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी, और प्रकाश की दिशा जो होगी वो परिवर्तित हो जाएगी। तो प्रकाश की जो यह घटना होती है, यही घटना हमारी क्या कहलाती, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक, तो प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसका वेग, दिशा तथा तरंग दैर्ध्य क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, और जो यह घटना होती है यही घटना हमारी क्या कहलाती, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। या इतनी वर्ड ना कह के हम एक सीधी सी बात कह दें कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या होती, विचलित हो जाती है, अर्थात अपने मार्ग से हट जाती है। तो प्रकाश की जो यह घटना होती है यही घटना हमारी क्या कहलाती, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक, तो हम अब अपवर्तन का आपको डायग्राम दिखाएंगे। तो जैसे हमने माना भाई यहाँ पर ये हमारा एक पृष्ठ हो गया, इस पृष्ठ को हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ कहते हैं, ये जो हमारा पृष्ठ हो गया, इस पृष्ठ को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जो हमारा अपवर्तक पृष्ठ होता है उसका कार्य क्या होता है, यह हमारा अपवर्तक पृष्ठ 2 माध्यमों को अलग करता है। अर्थात जैसे ऊपर हमारा माध्यम नंबर 1 हो गया और नीचे हमारा माध्यम नंबर 2 हो गया, तो ये अपवर्तक पृष्ठ क्या कर रहा है, विभाजन कर रहा है कि ऊपर माध्यम दूसरा है और नीचे माध्यम दूसरा है। तो अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है,
दो माध्यमों को अलग पृथक करने वाला पृष्ठ, खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ कौन सा पृष्ठ कहलाता है? अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। अब देखिए अपवर्तक पृष्ठ में एक हम बिंदु ले लेते हैं जहां से हम गणना करते हैं। इस बिंदु पर हम 90 डिग्री की कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देते हैं। जो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींची जाती है इसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं भाई? अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अभिलंब होता है। और यहाँ पर अभिलंब होता है, जैसे एक हमारी प्रकाश किरण थी, वो माध्यम 1 से आई, माध्यम 1 से आई, अभिलंब पर आपतित हुई, तो ये जो प्रकाश किरण डाली जाती है, जो प्रकाश किरण क्या होती है? डाली जाती है, उस प्रकाश किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण कहते हैं भाई? आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, ये हमारी आपतित किरण हो गई। अब देखिए ये जब माध्यम अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ी, तो अपवर्तक पृष्ठ पर पड़ने के पश्चात अब ये माध्यम 1 में थी, अब माध्यम 1 से किस में जाएगी? दूसरे माध्यम में जाएगी। तो देखिए इस प्रकाश किरण को जाना सीधे चाहिए था, वैसे जाना चाहिए था, लेकिन यह सीधे ना जाकर ये दो तरीके से अपने मार्ग से विचलित हुई। या तो ये क्या हुई? या तो इस तरीके से निकल जाएगी। जब इस तरीके से गई तो इसका मतलब है ये अभिलंब से क्या हुई है? दूर हटी है, अभिलंब से दूर हटी है। और या तो एक ऐसे निकल जाएगी। तो ये दो कंडीशन होती हैं, या तो ऐसे जाएगी या तो इस तरीके से जाएगी। तो देखिए हम इसको अलग अलग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये अभिलंब से क्या हुई है? दूर हटी है, अर्थात अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई, मार्ग से विचलित हो गई है। ठीक, तो मार्ग से विचलित हुई तो यही जो घटना हो गई हमारी कौन सी घटना कहलाएगी? प्रकाश का अपवर्तन। मार्ग से ये विचलित हो गई भाई। ठीक, तो ये जो किरण निकली है इस किरण को हम कौन सी किरण कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। कौन सी भैया किरण कहते हैं इसको? अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक, ये हमारी अपवर्तित किरण हो गई। जिस बिंदु पर अपवर्तित किरण, अभिलंब और आपतित किरण मिलते हैं इस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं भाई। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखिए यहां से जैसे आपसे पूछा जाए कि आपतन कोण किसे कहते हैं, अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, तो आप यहां से आपतन कोण और अपवर्तन कोण की परिभाषा देखें हम कैसे देते हैं। ये जो हमारा अभिलंब होता है, ठीक, और ये हमारी आपतित किरण होती है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना जो कोण होता है उस कोण को हम कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक, तो आपतन कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। ये हमारी दूसरी किरण हुई अपवर्तित किरण, और ये हमारा अभिलंब है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है इसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। और देखिए भैया अपवर्तन कोण को हम मुख्यतः आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आर से। और आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं। ये बात समझ में आई भाई। अब देखिए तो अब यहाँ से अब अगर प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा देनी हो तो हम क्या कहेंगे? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह जो घटना होती है यही घटना हमारी क्या कहलाती? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और ध्यान देना भाई, यहाँ से आपतन कोण अपवर्तन कोण की परिभाषा पूछी जाए तो आप कह सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो। यहाँ से जैसे पूछा जाता है प्रकाश किरण अपने मार्ग से कैसे विचलित होती है, तो दो तरीके से विचलित होती है। या तो प्रकाश किरण अपने अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी, या तो अभिलंब की ओर क्या होगी? झुक जाएगी। जैसे इधर जानी चाहिए थी इस तरफ आ जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से कितने प्रकार से विचलित होती है? दो प्रकार से विचलित होती है। अभी इसको हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए एक बात यहाँ से और हुई कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसके कौन कौन से गुण जो होते हैं परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात प्रकाश के वो कौन कौन से गुण जो हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो अपवर्तन के पश्चात देखिए क्या क्या बदलता है। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश का कौन कौन सा गुण परिवर्तित होता है? तो प्रकाश का भैया देखिए आयाम बदल जाता है। ठीक, आवृत्ति बदल जाती है, आयाम बदल जाता है, दिशा बदल जाती है, वेग या चाल जिसे कहते हो आपकी वो बदल जाती है। आयाम, दिशा, वेग और तरंग दैर्ध्य, ये इतने जो गुण होते हैं हमारे मुख्यतः परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश का आयाम बदलेगा, दिशा बदलेगा, वेग बदलेगा, तथा तरंग दैर्ध्य बदलेगा। लेकिन प्रकाश का एक गुण हमारा होता है, वो गुण होता है क्या? आवृत्ति। एक गुण क्या होता है? आवृत्ति। तो जो आवृत्ति होती है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश की आवृत्ति में
कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है भाई? कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जो आवृत्ति होती है वो हमारा प्रकाश का अभिलाक्षणिक गुण है। कैसा गुण है भाई? अभिलाक्षणिक गुण है। ठीक, तो प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जो यह हमारा गुण होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि आवृत्ति जो होती है वो प्रकाश की एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप बहुविकल्पी में पूछा गया है कि प्रकाश का वह कौन सा गुण है जो अपवर्तन प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर परिवर्तित नहीं होता है। तो आवृत्ति जो होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर परिवर्तित नहीं होती है। ठीक, अब यहां पर भाई माध्यम की बात आई। देखिए, एक माध्यम बात आया भाई। ये माध्यम कौन सी बला है भाई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, माध्यम क्या होता है? माध्यम एक हमारा भौतिक साधन है जिसे कह सकते हैं। जैसे आप विद्यालय पढ़ने जाते हो तो आप किससे गए? कुछ लोग साइकिल से पढ़ने जाते हैं, तो पता लगा घर से स्कूल साइकिल से जाते हैं, तो उनका माध्यम क्या हुआ? साइकिल हो गया विद्यालय जाने का। कुछ लोग मोटरसाइकिल से जाते हैं तो उनका विद्यालय जाने का माध्यम क्या हो गया? साइकिल हो गया। कुछ लोग पता लगा बस से जाते हैं तो उनका माध्यम क्या हो गया? बस हो गई। तो माध्यम क्या हुआ? माध्यम हमारा है एक भौतिक साधन जिसका उपयोग हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए करते हैं। अर्थात वह भौतिक साधन जिसका प्रयोग हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? माध्यम कहलाता है। ठीक, देखिए अभी तक हमने पढ़ा था कि माध्यम हमारा ठोस हो सकता है, गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है। तो यहाँ ठोस, द्रव, गैस 3 माध्यम तो इस तरीके से ठोस, द्रव, गैस के रूप में हो सकते हैं। लेकिन यहां पर जो हम माध्यम पढ़ेंगे, एक को हम सघन कहेंगे, एक को हम विरल कहेंगे। तो सघन और विरल क्या होता है? ये 2 वस्तुओं की आपेक्षिक तुलना होती है। अर्थात चाल के आधार पर, प्रकाश की चाल जिस माध्यम में अधिक होगी वो माध्यम हमारा विरल होता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वो माध्यम हमारा सघन होता है। बात समझ में आई? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक वो विरल, और जिसमें प्रकाश की चाल कम वो सघन। लेकिन हम आपको ये जो सघन और विरल होता है भाई, एक बात ध्यान रखना, माध्यम सघन और जो विरल होता है ये इसका द्रव्यमान तथा घनत्व के आधार पर इसका आकलन नहीं होता है। कि सघन और विरल में कैसे पहचान करते हैं ये हम आपको बताएंगे। देखिए, लेकिन अभी हमने बताया कि जो द्रव्यमान और घनत्व होता है, द्रव्यमान और घनत्व के आधार पर हम सघन विरल को परिभाषित नहीं कर सकते। तो ये केवल द्रव, अगर द्रव में कई सारी वस्तुएं हैं उसकी बात है। लेकिन अगर ठोस, द्रव और गैस हमारी 3 वस्तुएं हो जाए और उसमें हमसे पूछा जाए कौन सघन है कौन विरल है, ठीक, अर्थात डिफरेंट क्वालिटी वाली वस्तुओं की जब तुलना की जाए और सघन विरल पूछा जाए तो हम उसमें कैसे अंदाज़ा, या हम कह सकते हैं कैसे उसमें पता लगा सकते हैं कौन सघन है और कौन विरल। तो देखेंगे भाई, जैसे हमने कहा ये हमारी एक वस्तु हो गई ठोस, एक हमारी वस्तु हो गई द्रव, और एक वस्तु हो गई गैस। तो वस्तुएं हमारी हुई ठोस, द्रव और गैस। आप लोगों ने अणुगत सिद्धांत पढ़ा था, तो या पढ़ा था या आपको ऐसे भी पता है कि अगर नहीं पढ़ा है तब भी आप जनरली हम आपसे पूछें ठोस, द्रव और गैस, तो ठोस के जो अणु होते हैं वो हमारे बहुत पास पास होते हैं। ठोस के अणु क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। द्रव के अणु ठोस की अपेक्षा थोड़ा दूर होते हैं। लेकिन जो गैस के अणु होते हैं वो ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत दूर होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई कुछ लोग बैठे हैं, बहुत पास पास बैठे हैं, तो हम उसको कहते हैं यार बहुत घन घन बैठे हैं। पास पास अगर बैठे हैं व्यक्ति तो कहेंगे क्या है? बहुत घन घन बैठे हैं। और अगर दूर दूर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुत बीरर बीरर हैं। दूर दूर होते तो क्या उसे कहते हैं? बहुत बीरर बीरर हैं, दूर दूर हैं। ठीक, तो देखिए सघन और विरल हम कैसे कंसीडर करते हैं। जैसे ठोस है, ठोस के अणु बहुत पास पास हैं, द्रव के अणु बहुत दूर दूर हैं, गैस के अणु बहुत दूर हैं। तो हमने बताया जो सघन और विरल होता है ये 2 माध्यमों का क्या होता है भाई? 2 माध्यमों का तुलनात्मक अध्ययन होता है। 2 माध्यमों का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से देखिए भाई, जो ठोस है, ठोस के अणु बहुत पास पास हैं, तो हम ठोस और द्रव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ठोस और द्रव की। तो ठोस की अपेक्षा द्रव के अणु दूर दूर हैं और ठोस के अणु क्या है? पास पास। तो ठोस की अपेक्षा जो द्रव होगा वो क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा। ठोस की अपेक्षा द्रव क्या होगा? विरल। लेकिन द्रव की अपेक्षा अगर हम ठोस की बात करेंगे
तो द्रव की अपेक्षा ठोस क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। जब हमने इन दोनों की तुलना की, जब इन दोनों की तुलना की तो ठोस और द्रव में, तो ठोस के अणु पास पास थे और द्रव के अणु दूर दूर थे, तो ठोस की अपेक्षा द्रव कैसा हो गया, विरल हो गया। इसके अणु विरल विरल हैं, दूर दूर हैं, तो विरल हो गया। और द्रव के, ठोस के अणु क्या है, द्रव की अपेक्षा निकट निकट हैं, इसलिए कैसा हो गया, सघन हो गया। तो बात समझ में आई भाई। अब इसी प्रकार द्रव और गैस की बात करते हैं भाई। ले लिया हमने द्रव और दूसरा ले लिया गैस। तो देखिए जो द्रव है, द्रव के अणु दूर दूर हैं, गैस के अणु पास पास, गैस के अणु बहुत दूर हैं। तो देखिए आप तुलना कीजिए भाई, द्रव की अपेक्षा गैस के अणु बहुत दूर दूर हैं, इसलिए द्रव के सापेक्ष गैस कैसा हो गया, विरल हो गया। ठीक, गैस की अपेक्षा द्रव के अणु कैसे हैं, पास पास हैं, इसलिए गैस की अपेक्षा द्रव क्या हो गया, सघन हो गया। अब इसी प्रकार हम आपसे कह दें, चलो आप तुलना करिए, ठोस और गैस में कौन सघन तो कौन विरल। तो ठोस की अपेक्षा गैस के अणु बहुत ही दूर हैं, इसलिए ये विरल। और गैस की अपेक्षा ठोस के अणु बहुत पास पास हैं, इसलिए ये सघन हो गया। ठीक, तो आप समझ गए होंगे भाई कि कौन सघन होता है, कौन विरल होता है। अब जैसे हमने लिखा जल और कांच। कांच हमारा ठोस है, जल हमारा कैसा है, द्रव है। तो बताइए भाई इसमें कौन ठोस है और कौन सघन है और कौन विरल। तो क्या होगा भाई, आप बता देंगे तुरंत। जल के अणु दूर हैं कांच की अपेक्षा, अर्थात जल जो हो जाएगा जल के सापेक्ष जो कांच है, कांच के अणु पास पास हैं, ठोस है, और जल के अणु दूर दूर हैं, तो जल की अपेक्षा कांच कैसा होगा, सघन होगा। और कांच की अपेक्षा जल कैसा होगा, विरल होगा। क्यों भाई, बता लेंगे ना आप लोग। इसी प्रकार वायु और जल की बात करें भाई, वायु और जल में, तो हम तुरंत कह देंगे कि वायु के सापेक्ष जल सघन और जल के सापेक्ष वायु विरल। तो इस प्रकार हम सघन और विरल में जो है अंतर स्पष्ट करते हैं कि कौन किसके सापेक्ष सघन है और कौन किसके सापेक्ष विरल है। एक बात और ध्यान देना भाई कि सघन और विरल हम अणुओं को देखकर बता देते हैं, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। दूसरी एक चीज़ और होती है, जिसका अपवर्तनांक जितना अधिक होगा। जैसे कोई क्वेश्चन हमारा दे दिया गया कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है। जल का अपवर्तनांक कितना दिया गया, 1.33। कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो गया, 1.5। तो देखिए जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक वो सघन, और जिसका अपवर्तनांक जितना कम वो विरल। तो इसमें तो आपने अंतर स्पष्ट कर लिया, लेकिन कोई और वस्तु हो गई, जैसे दे दिया गया कांच का अपवर्तनांक 1.55 और कार्बन डाइऑक्साइड दे दी गई भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका अपवर्तनांक कह दिया गया 1.68। तो बताओ भाई कौन सघन कौन विरल। तो हम फिर अपवर्तनांक देखकर बताएंगे कौन सघन है और कौन विरल। जिसका अपवर्तनांक अधिक वो सघन और जिसका अपवर्तनांक कम वो विरल। अर्थात कांच के सापेक्ष कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, सघन हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा जो कांच हो जाएगा वो विरल हो जाएगा। ठीक, और देखिए जो माध्यम, एक और बात हम बताते हैं, जिस माध्यम का घनत्व वो अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, ठीक, जो माध्यम जितना ज़्यादा सघन होता है, भी अपवर्तनांक के बारे में नहीं पढ़ा है, जो माध्यम जितना ज़्यादा सघन होता है, ठीक है, उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। जैसे प्रकाश की चाल अगर हम बात करें भाई, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो सबसे अधिक होगी गैस में, और सबसे कम किस में होगी, सबसे कम होगी ठोस में। ठीक, तो हम जो है प्रकाश की चाल के आधार पर भी ठोस और वो सघन और विरल में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो देखिए जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, परावर्तन की तरह ही प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होंगे भाई, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होंगे, दो। प्रथम नियम भाई क्या है हमारा, प्रथम नियम जो हमने परावर्तन का नियम पढ़ा है, आपने परावर्तन का नियम पढ़ा होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक, यहाँ पर जो उसमें हमने परावर्तन में परावर्तित किरण पढ़ा था,
यहां पर केवल परावर्तित की जगह पर कौन सी किरण आ जाएगी, अपवर्तित किरण। कौन सी किरण, अपवर्तित किरण। तो प्रथम नियम क्या हुआ, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या कहीं कहीं आपको एक ही तल पर होते हैं लिखा मिला आएगा। ठीक, तो पहला नियम हो गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम भाई, दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। जो प्रकाश का के अपवर्तन का दूसरा नियम होता है उसको हम, दूसरा नाम उसका क्या है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम भी कहते हैं। हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्नेल का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए स्नेल का नियम या अपवर्तन का जो द्वितीय नियम होता है, इसमें कितने माध्यम होते हैं, दो माध्यम। कितने माध्यम, दो माध्यम। तो और जो प्रकाश किरण है वो एक ही है, एक ही रंग की हो, चाहे अगर ये लाल रंग की प्रकाश किरण आ रही है तो दूसरे माध्यम में तो ये किस रंग की हो, लाल ही हो। ठीक, हरे रंग की प्रकाश ले लें तो हरे हो। अर्थात प्रकाश जो होना चाहिए वो एक वर्णी होना चाहिए। कितना होना चाहिए, एक वर्णी होना चाहिए। यहां पर अपवर्तन का जो हम नियम देते हैं तब माध्यम कितने हैं, दो। तो बताया गया भाई किन्हीं दो माध्यमों में, किन्हीं दो माध्यमों में एक वर्णी प्रकाश के लिए, एक वर्णी मतलब एक रंग का प्रकाश, एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण, आपतन कोण क्या है हमारा, आई। आपतन कोण की ज्या, ज्या जो हमने वो साइन कॉस टेन कॉस से कोसेक में पढ़ा है, तो साइन को हम क्या कहते हैं, ज्या। तो आपतन कोण आई की ज्या क्या हो जाएगी, साइन आई। आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण क्या है, आर। अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात करेंगे तो क्या लिखते हैं, बटे। का अनुपात एक नियतांक होता है, का अनुपात एक नियतांक या नियत रहता है, या निस्बत एक नियतांक होती है, जिसे हम 1:2 कहते हैं। भी 1:2 का मतलब बता रहे हैं। तो नियम हमारा क्या हुआ, किन्हीं दो माध्यमों में एक ही वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और यह नियतांक हमारा क्या कहलाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। नियतांक होता है जिसको हम साइन आई अपान साइन आर बराबर हम नियतांक भी लिख सकते हैं, या इसे हम ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, साइन आई अपान साइन आर बराबर इसको हम 1:2 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 1:2। 1 क्या है, पहले माध्यम, ये जो पहला माध्यम है पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और 2 क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसको देखो हम क्या लिखते हैं, 1:2 अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसे हम क्या कहेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो 1:2 को भी हमने बताया भाई, 1:2 को हम क्या कहेंगे, पहले एक के सापेक्ष, एक क्या है माध्यम, एक के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। इसका तात्पर्य क्या है भाई, एक के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक अगर कहे तो इसका मतलब है कि जो हमारी प्रकाश किरण है वो माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है। ठीक, 1:2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है। ठीक, तो यह जो नियम होता है यही नियम हमारा कौन सा नियम कहलाता है, स्नेल का नियम। तो अपवर्तन कोण के हमारे, और इसको देखो हम ऐसे भी लिखते हैं 1:2 को, जैसे पहला माध्यम होता, पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 होता, कितना होता, n1, और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 होता। प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है। ठीक, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती, तो इसको हम क्या लिखते हैं भाई, देखिए साइन आई अपान साइन आर। इस कंडीशन में भैया हमारा जो 1:2 होता, अर्थात पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इसको हम क्या लिखते, साइन आई अपान साइन आर बराबर n2 अपान n1। क्या लिखते भाई, साइन आई अपान साइन आर बराबर n2 अपान n1, जहाँ 1:2 का मतलब क्या हुआ भाई, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसका मतलब है प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम किस में जा रही है, 2 में जा रही है। ठीक है, और इसको हम फार्मूले के रूप में कैसे लिखते हैं, 1:2 को n2 अपान n1, जहाँ n2 हो जाएगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और n1 होगा पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, अब इसमें हम आगे भाई पढ़ते हैं कि तो स्नेल का नियम हो गया,
अपवर्तन के दो नियम हुए। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, आपतन किन्हीं दो माध्यमों में एक ही वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। ये हमारा दूसरा नियम हुआ और इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, आगे भाई हम यहाँ से ध्यान देते हैं एक बात और, कि जब प्रकाश किरण, भाई हमने अभी आपको बताया कि प्रकाश किरण अपने मार्ग से कितने प्रकार से विचलित होती है, दो प्रकार से विचलित होती है। तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से जब दो प्रकार से विचलित होती है तो कैसे कैसे विचलित होती है? वे दो प्रकार से, एक तो अभिलंब से दूर हटती है और एक तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर कब हटती है और अभिलंब की ओर झुक कब जाती है, इसकी भी हम गणना करेंगे। तो ध्यान देना भाई, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा है, ये माध्यम हमारा N1 होता और ये माध्यम हमारा N2 होता। ठीक, यहाँ से अगर बात होती भाई, कहा जाता N1 लेस देन, N1 इज ग्रेटर देन N2। पहली कंडीशन में क्या कहा जाता? N1 इज ग्रेटर देन N2, अर्थात माध्यम 1 का अपवर्तनांक अधिक है और माध्यम 2 का अपवर्तनांक कम है। ठीक, प्रकाश किरण यहाँ जा रही है माध्यम 1 से माध्यम 2 में, माध्यम 1 से किस में जा रही है? माध्यम 2 में। तो इसमें भाई हम स्नेल का नियम लगाते, तो क्या लिखते भाई? साइन आई अपान साइन आर बराबर 1 से 2 में गई है, तो 1 से 2 में गई, इसको हम लिखते 1n2 और 1n2 बराबर होगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक, N2 अपान N1। कोई दिक्कत? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसे मान ले हम थोड़ी देर के लिए समीकरण नंबर 1। अब अगर आपसे हम पूछें भाई, यहाँ से लिखा है चूंकि N1 बड़ा है N2 से, इसलिए N2 अपान N1 का मान, अगर हम तुमसे पूछे भाई N1 अपान N2 का मान, N2 अपान N1 का मान क्या होगा? N2 अपान N1 का मान क्या होगा? 1 से बड़ा होगा कि 1 से छोटा होगा? तो हम क्या कहते हैं भाई, यहाँ से देखें, N1 बड़ा है और N2 क्या है? छोटा है। इस भिन्न में जो हर है वो अंश से क्या है? बड़ा है। हर बड़ा है और अंश क्या है? छोटा है। तो हमें पता है अगर किसी भिन्न का हर बड़ा हो और अंश क्या होता है? छोटा होता है, तो उस भिन्न का मान सदैव 1 से कम होता है। जैसे 1/5 ले लीजिए आप, 1/5 में इसका अंश कितना है? 1, हर कितना है? 5 है। तो हर बड़ा है और अंश क्या है? छोटा है। इसका मान अगर निकालते, दशमलव लगाते, 0 बढ़ाते, ठीक है, 5 दूनी 10, कितना आता? 0.2 आता। तो 1 से छोटी संख्या आई कि नहीं आई? ठीक, तो अगर किसी भिन्न का हर बड़ा हो और अंश क्या होता है? छोटा होता है, तो उस भिन्न का मान 1 से कम होता है। यहाँ से कहा गया है N1 ग्रेटर देन N2, अर्थात N1 बड़ा है और N2 क्या है? छोटा है, तो इसका मान 1 से कम हो जाएगा, अर्थात N2 अपान N1 छोटा हो गया, किससे? 1 से हो गया। ओके, समीकरण 1 से देखते हैं भाई, N2 अपान N1 जो था वो साइन आई अपान साइन आर के बराबर था। तो जब N2 अपान N1 का मान 1 से छोटा है, इसलिए साइन आई अपान साइन आर का मान भी क्या होगा? 1 से छोटा होगा। इसलिए हम लिख लें भाई समीकरण 1 से कितना लिख सकते हैं? यहाँ से साइन आई अपान साइन आर इज लेस देन 1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कितना लिख सकते हैं? साइन आई लेस देन साइन आर, दोनों तरफ साइन साइन हट जाएगा, आई छोटा है, आर बड़ा है। ठीक, अब ध्यान देना बच्चा, इसको अगर ये प्रकाश किरण हमारी सीधी होती है, ठीक, तो ये कोण, इसका कौन सा कोण होता? शीर्षाभिमुख कोण होता, तो ये इतना आई होता। लेकिन यहाँ से आर का मान क्या है? बड़ा है, अर्थात इससे ये कोण जो होगा वो बड़ा होगा। तो बड़ा होगा भाई, आर बड़ा होगा, आपतन कोण छोटा होगा और अपवर्तन कोण क्या होगा? बड़ा होगा। तो भाई अगर सीधे प्रकाश किरण जाती तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते, तो दूर हटेगी, तो आर बड़ा है, इसलिए ये प्रकाश किरण कहाँ जाएगी? अभिलंब से दूर जाएगी। ठीक, तो N1 ग्रेटर देन था, N1 कैसा था? ग्रेटर देन, तो अपवर्तनांक अधिक था। तो हमने बताया था जिसका अपवर्तनांक होगा वो अधिक वो होगा सघन, और जिसका अपवर्तनांक होगा कम वो क्या होगा? विरल। ठीक, तो प्रकाश किरण N1 से किस में जा रही? N2 में।
अर्थात सघन से किस में जा रही है, विरल में। सघन से किस में जा रही है, विरल में। तो यहाँ अभिलंब से क्या हुई है, दूर हटी है। इसका मतलब क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जैसे एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई है तो कौन सा कोण बड़ा होगा। ठीक, तो अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई है तो अभिलंब से दूर हटी है, इस कंडीशन में अपवर्तन कोण का मान बड़ा होगा। ठीक, सेकंड कंडीशन की हम यहीं से बात करते हैं भाई। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं। यहां से कहते हैं भाई n1 हो जाए छोटा और n2 हो जाए बड़ा। अर्थात जो पहला माध्यम है उसका अपवर्तनांक छोटा है और जो दूसरा माध्यम है उसका अपवर्तनांक बड़ा है। तो देखिए भाई, पुनः इसमें स्नेल का हम नियम लगाएंगे तो लिखेंगे कितना, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2 अपॉन n1। चूंकि n2 जो है वो ग्रेटर देन है n1 से, सॉरी गड़बड़ लिख दिया, n2 का मान बड़ा है और n1 का मान छोटा है। इसको भी समीकरण 1 मान ले थोड़ी देर के लिए। तो देखिए भाई, समीकरण 2 में n2 का मान बड़ा है और n1 का मान छोटा है। तो देखिए ये जो भिन्न, इसलिए n2 अपान n1 लिखेंगे। तो ये एक ऐसी भिन्न बनी है जिसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। अगर किसी भिन्न का अंश बड़ा होता है और हर क्या होता है, छोटा, जैसे 3/2, अंश 3 है, हर 2 है, अंश बड़ा है, इसका मान 1.5। तो अगर किसी भिन्न का अंश जो हो वो हर से क्या हो, बड़ा हो, तो उस भिन्न की वैल्यू 1 से अधिक होती है। इसलिए n2 अपान n1 का मान क्या आएगा, 1 से अधिक आएगा। समीकरण 1 से साइन आई अपान साइन आर जो है वो बराबर था n2 अपान n1 के। अगर n2 अपान n1 1 से बड़ा है, इसलिए साइन आई अपान साइन आर भी जो होगा वो 1 से बड़ा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, दोनों तरफ साइन साइन हट जाएगा तो i ग्रेटर देन कितना होगा, r। अर्थात i कौन सा कोण है, आपतन कोण, और r कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण बड़ा होगा और अपवर्तन कोण छोटा होगा। यहां से हम फिगर बनाए भाई, देखिए ये i, ठीक, ध्यान देना भैया, इसको जाना सीधे चाहिए था। अगर ये सीधे जाती तो ये कोण i था, ये पूरा कोण कितना होता, i होता भाई। लेकिन यहाँ पर i बड़ा है और r कैसा है, छोटा है। r छोटा होगा, इसका मतलब इसके अंडर ही आएगा, अंडर आने का मतलब ऐसे निकल जाएगी। ठीक, तो r आ गया ये कोण। अब देखिए भाई, आपतन कोण बड़ा है और अपवर्तन कोण छोटा है, अर्थात ये अभिलंब से क्या हुई है, अभिलंब की ओर क्या हुई है, झुकी है। ठीक, तो n1 आपका कम था, तो जो जिसका अपवर्तनांक कम वो विरल और जिसका अपवर्तनांक अधिक था वो सघन। प्रकाश किरण गई कहाँ से है, n1 से n2 में। n1 कैसा था, विरल, और n2 कैसा था, n1 कैसा था, विरल, और n2 कैसा था, सघन। तो प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई है तो अभिलंब से क्या हुई है, अभिलंब की ओर झुक गई है। ठीक, तो जो प्रकाश किरण होती है वो अपने मार्ग से कितने प्रकार से विचलित होती, 2 प्रकार से विचलित होती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और दूसरी कंडीशन में जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये 2 चीज़ें होती हैं। ठीक, जो है अपवर्तनांक के बारे में डिस्कशन किया कि जैसे प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हम इसे कहते हैं एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे अभी हमने लिखा था भाई, अपवर्तनांक में लिखा 1n2, तो 1n2 का मतलब क्या होगा, आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1n2 का मतलब क्या है, प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है। ठीक, तो जिस माध्यम में जाएगी, जिस माध्यम से जाती है, जिस माध्यम से जाती है हम कहते हैं उसके सापेक्ष, और जिसमें जाती है उसका अपवर्तनांक। अर्थात इसको हम लिखेंगे 1n2, इसका मतलब है प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है, तो जिससे जाती है उसके सापेक्ष, अर्थात 1 के सापेक्ष, जिसमें जाती है किसमें जा रही है, 2 में जा रही है, तो 2 का अपवर्तनांक, तो 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन जैसे हमने एक बात और आपको बताई, जैसे कहा प्रकाश किरण ए से बी में जाती है, ए से किस में जाती है, बी में जाती है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ए, इसको लिखेंगे कैसे, ए एन बी, क्या लिखेंगे, ए एन बी, तो इसे हम क्या कहेंगे, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, ए के सापेक्ष बी का
अपवर्तनांक। बात समझ में आई भाई? ए के सापेक्ष इसे क्या कहेंगे? बी का अपवर्तनांक कहेंगे। ओके, जिससे हमने लिख दिया भाई x से y में जाती है। किस में जाती है? x से y में। तो हम लिखेंगे प्रकाश किरण x से किस में जाती है? y में। तो इसे लिखेंगे x एन y, अर्थात कहेंगे x के सापेक्ष y का अपवर्तनांक। क्या कहेंगे? x के सापेक्ष y का अपवर्तनांक। इसे हम कहेंगे भाई x के सापेक्ष y का अपवर्तनांक। बात समझ में आई भाई? तो अपवर्तनांक को सापेक्ष दो भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं हम निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहते हैं भाई? निरपेक्ष अपवर्तनांक। और एक को हम क्या कहते हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरे को सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, निरपेक्ष अपवर्तनांक को अंग्रेजी में हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए भाई, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? ध्यान से सुनना। जब प्रकाश किरण निर्वात से, कहाँ से? निर्वात से किसी माध्यम में जाती है। निर्वात से जाए, किसी भी माध्यम में जाए, चाहे द्रव में जाए, चाहे जल में जाए, है ना, चाहे कांच में जाए, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड में जाए, तो अगर प्रकाश किरण निर्वात से, निर्वात का मतलब समझ रहे हो, जहाँ वायु ना पाई जा रही हो, निर्वात से अगर किसी माध्यम में जाती है तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब कोई प्रकाश किरण निर्वात से किसी माध्यम में जाती है तो इस अपवर्तनांक माध्यम में जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो मान होता है n, वो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर, अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल v के बराबर होता है। ध्यान देना भाई। तो जो निरपेक्ष अपवर्तनांक n होता है, n बराबर होता है c/v। जब कोई प्रकाश किरण वायु से किसी माध्यम में जाती है तो इसे हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब कोई प्रकाश किरण वायु से किसी माध्यम में जाती है तो इसके अपवर्तनांक को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। या निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम के अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं? जब कोई प्रकाश किरण निर्वात से किसी माध्यम में जाती है तो इसे हम निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। किसी माध्यम का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वह निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात n बराबर c/v। ठीक, सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे, इसमें भी यही बात होगी कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, अब यहाँ माध्यम, वहाँ पर पहला माध्यम क्या था? वहाँ पहला माध्यम निर्वात था। वहाँ पहला माध्यम क्या था? निरपेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम निर्वात था। लेकिन सापेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम कुछ भी हो सकता है। ठीक, वायु भी हो सकती है, जल भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है। सॉरी, जल और द्रव दोनों एक ही हैं। तो जल भी हो सकता है, द्रव के रूप में कोई भी वस्तु हो सकती है, कांच भी हो सकता है। ठीक, तो जो हम सापेक्ष अपवर्तनांक में कहेंगे तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में तो डिसाइड हो गया, पहला माध्यम जो होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए पहला माध्यम क्या होगी? निर्वात। लेकिन जो सापेक्ष अपवर्तनांक होगा इसमें कोई चीज निश्चित नहीं है कि पहला माध्यम क्या होगा, दूसरा क्या होगा। तो सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो हम इसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसे हम एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, जिसको हम 1n2 लिखते हैं, जैसे 1n2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो 1n2 बराबर जो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात
1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक बराबर v1 बटे v2, जहां v1 क्या होगी, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे v2 क्या हो जाएगी, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, तो आप समझ गए होंगे भाई कि निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए पहला माध्यम क्या होना चाहिए, निर्वात होना चाहिए, लेकिन सापेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम निश्चित नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन होना कैसा चाहिए, पारदर्शी। ठीक, तो जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो इसे हम एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो पहले माध्यम और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, ये बात हम लोगों ने पढ़ा भाई। अब दूसरी बात हम पढ़ते हैं कि जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक के मात्रक की बात करते हैं भाई। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, तो जो अपवर्तनांक है, देखिए यहाँ भी प्रकाश की चाल है, नीचे भी चाल है, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड कट जाएगा, कुछ नहीं आएगा। अपवर्तनांक क्या है, एक मात्रकहीन राशि है। अपवर्तनांक क्या है, एक मात्रकहीन राशि है। और जो अपवर्तनांक का मान होता है भाई वो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, पारदर्शी माध्यम की प्रकृति पर, कि ये जो पारदर्शी माध्यम है इसकी प्रकृति क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है, इस पर निर्भर करता है। अर्थात माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, माध्यम में कौन सा प्रकाश जा रहा है उस प्रकाश की प्रकृति पर, या माध्यम के कह सकते रंग पर भी निर्भर करता है। और तीसरी बात, ये माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। ठीक, तो 3 चीज़ें हुई भाई। जो किसी माध्यम का अपवर्तनांक मुख्यतः होता है, प्रकृति माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो माध्यम की प्रकृति पर, माध्यम के रंग पर, और किस पर निर्भर करता है, माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। ठीक, अब हम यहाँ से इतनी चीज़ें पढ़ लिए, लेकिन हम अब पढ़ेंगे भाई अपवर्तनांक का कारण क्या होता है। तो जो अपवर्तनांक का कारण होता है, अपवर्तनांक का कारण क्या होता है, जो भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना, अर्थात अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल का अलग अलग होना। जब माध्यम बदलता है तो प्रकाश की चाल क्या होती है, बदल जाती है, और यही कारण होता है किसका, अपवर्तन का कारण। ठीक, तो अपवर्तन का कारण क्या होता है, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना अपवर्तन का कारण होता है। देखिए, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक हैं, हाई स्कूल के छात्रों के लिए ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इनसे संबंधित एक क्वेश्चन जो होता है वो परीक्षा में 3 नंबर में, 4 नंबर में, अब की बार जो है 4 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक पर, वो सापेक्ष अपवर्तनांक से संबंधित। तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक हाई स्कूल के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है। 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। इंटर वालों के लिए भी आवश्यक है, ऐसा नहीं कि इंटर वालों के लिए आवश्यक नहीं है। जैसे अब क्वेश्चन इससे संबंधित कैसे पूछा जाता है, तो अपवर्तनांक से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन कहा गया, ए माध्यम में प्रकाश की चाल, ए माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, 5 गुणे 10 की ए माध्यम में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, तथा माध्यम बी में प्रकाश की चाल, माध्यम बी में प्रकाश की चाल, ठीक, 1 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, ए माध्यम में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर सेकंड, माध्यम बी में प्रकाश की चाल 1 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है। कहा गया ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक ज्ञात करो। किसके, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक। तो ध्यान देना भाई, ए के सापेक्ष जो बी का अपवर्तनांक होगा कितना लिखेंगे, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक बराबर ए एन बी बराबर क्या हो जाएगा, माध्यम ए में प्रकाश की चाल बटे माध्यम बी में प्रकाश की चाल, अर्थात v1 बटे v2। अब यहाँ से माध्यम ए में प्रकाश की चाल कितनी, 2 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, और माध्यम बी में प्रकाश की चाल कितनी, 1 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। काट दो भाई, 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड से 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड कट जाएगा। ए एन बी बराबर कितना आ जाएगा, 2, अर्थात माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। या आपको हम एक प्रश्न दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न हमारा क्या है,
निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड तथा माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो 1.5 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है। निर्वात में प्रकाश की चाल को c से 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड और जो है माध्यम में प्रकाश की चाल जो v है वो 1.5 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड है। कह रहे हैं माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है कि एक प्रकाश किरण जो है एक पारदर्शी माध्यम में अपवर्तक पृष्ठ से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। ठीक, एक प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम में अपवर्तक पृष्ठ से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। इस प्रकाश किरण का आपतन कोण ज्ञात कीजिए। इन 2 क्वेश्चनों का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है।